हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्य कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लास। और आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म अर्थात भू चुंबकत्व। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे भू चुंबकत्व के बारे में, और हम भी ये भी जानेंगे कि आखिर ये चुंबक कहाँ से आया, कब पता चला इसके बारे में, और उसके बाद में भू चुंबकत्व के बारे में क्या क्या हमने जाना। ये सारी डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हमने बताया है कि हमें पढ़ना है भू चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, तो भू चुंबकत्व के पहले की अगर हम बात करें, हम सोचें कि आखिर ये चुंबकत्व क्या है, ये चुंबक कहाँ से आया। ठीक है, तो इसमें एक कहानी हम लोगों को एक सुनना है, छोटी सी कहानी है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और आपको याद रखना है, कुछ आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, ये बात आती है 600 BC की, मतलब 600 BC में, ईसा पूर्व में। ठीक है, की बात है। ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये NCERT कहती है, मैं अपने मन से नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए और फंडा को समझने के लिए। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व की बात अगर करें, तब कुछ चरवाहे थे। ठीक है, कौन थे? चरवाहे थे। और ये चरवाहे जानते हो ना, चरवाहे जो भेड़ बकरियां चराते हैं। ठीक है, वो चरा रहे थे कहीं पर, तो वो जूते पहनते हैं, और जूते वो काहे के थे? लकड़ी के थे। लकड़ी के जूते थे, और लकड़ी के जूते पहले गोंद वगैरह नहीं होता था, तो हम चिपकाने के लिए गोंद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आजकल तो जूते चिपकाए जाते हैं, लेकिन पहले हम लोग कीलों का इस्तेमाल करते थे। लोहे की कीलें थी, लोहे की कीलों से उनको जोड़ा जाता था। ठीक है, तो जूते बनाए जाते थे, तो वो पहने हुए थे जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई थी। हम कह सकते हैं लोहे की कीलें इसमें जूतों में लगी हुई थी। ठीक है, अब ये जूते पहन करके वो लोग जब इसका मतलब वहां पर चरा रहे थे, तो होता क्या है कि उनके पैर जो हैं जमीन से चिपक रहते हैं। ठीक है, उनके पैर जमीन से चिपक रहे थे, मतलब जो जमीन थी, पृथ्वी की सतह जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उससे ये जूते क्या कर रहे थे? चिपक रहे थे, मतलब उसको पकड़ रहे थे। तो जब पकड़ रहे थे तो इससे पता चला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक्ति है जो नीचे की ओर मतलब खींची जा रही है। तो उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हुई, और आगे बात बनी इसके बारे में। बहुत सारी जानकारियाँ पाई गई, रिसर्च हुए। ठीक है, और रिसर्च होने के बाद में एक बात निकल के आई। तो कहा गया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर ही एक चुंबक है। क्या कहा गया? कि पृथ्वी के भीतर एक चुंबक है जो हमें या हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, क्या कहा गया? कि पृथ्वी के भीतर एक चुंबक है, पृथ्वी के भीतर एक चुंबक है जो क्या करती है? हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और ये चुंबक कैसा है? क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मतलब पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है वो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हम कह सकते हैं कि मान लिया ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में इस तरह से क्षण चुंबक रखी हुई है, ऐसा पहले कल्पना की गई। केवल कल्पना मात्र थी, अभी भी उसका कोई बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन ये कल्पना मात्र की गई कि पृथ्वी के भीतर एक चुंबक है जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये पृथ्वी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पृथ्वी के भीतर हम चुंबक को मानते हैं, तो यहाँ से देखा गया एक मैग्नेटिक निडल लेकर के, कि मैग्नेटिक निडल ली जाती है। मैग्नेटिक निडल क्या होती है? मतलब जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है? ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय सुई की अगर हम बात करें तो चुंबकीय सुई की दो डायरेक्शंस होती हैं। हमेशा याद रखिए, दो डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, हमेशा चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरता है। ये याद रखिए, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा और हमेशा
उत्तरी मतलब उत्तरी जो ध्रुव होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारा चुंबकीय सुई है, तो इसका ये मान लिया एस पार्ट है, मतलब जो साउथ है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और ये उत्तरी ध्रुव है। तो अगर हम चुंबक को इसको फ्री छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें इधर उधर घूमने के लिए, तो ये हमेशा आकर के जब ठहरेगी तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही ठहरती है, मतलब उत्तर और दक्षिण में ही ठहरती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तरी ध्रुव है, ये जो उत्तरी सिरा है इसका निडल का, ठीक है, जो सुई का, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा पृथ्वी का, वो इस दिशा में होगा। तो एक चुंबकीय सुई को लेकर के देखा गया, और चुंबकीय सुई को लेकर के देखा गया, तो जिस दिशा में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव घूम रहा था, उसी घूमते हुए आकार में एक लाइन खींची गई, जिससे हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा थी, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था उसकी क्षेत्र रेखा। ठीक है, वो लाइन कुछ इस तरह से जा रही थी, मान लिया यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे जा रही थी और ऐसे जा रही थी। ठीक है, हम यहाँ पर आपको ऐसे बना करके दिखा रहे हैं, 3-4 अभी हम डायग्राम बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग समझने की केवल कोशिश करिए। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही थी। मतलब कहने का यह है, चुंबकीय सुई थी जो हमने ली थी, जिसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने वाले हैं, उसको हमने हर सरफेस पर, मतलब पृथ्वी के सरफेस पर अलग अलग जगह पर रख करके देखा, और फिर देखा कि किस तरह से ये घूम रही है, और जिस दिशा में वो घूम रही थी उसका जो उत्तरी ध्रुव, उसी दिशा में लेकर के हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में जब देखा गया कि जब निडल को लिया गया, तो यहाँ पर निडल का ध्यान से देखिएगा, ये मान लिया निडल है, तो इधर ये एन सिरा था, ठीक है, ये एस सिरा था। मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, पृथ्वी से निकल रही है, और निकलने के बाद में जब आगे बढ़ाया गया तो धीरे धीरे ये ऐसे रोटेट होने लगी। ठीक है, फिर ऐसे हो गई, तो ये एन हो गया, ये एस हो गया, तो इस दिशा में था, फिर इस दिशा में ले जाया गया, फिर धीरे धीरे ऐसे रोटेट होते हुए देखा गया ये एन है, ये एस है, तो ऐसे ले जाया गया, और ये धीरे धीरे घूमते घूमते ऐसे आया गया, तो देखा कि फिर वो नीचे की ओर यहाँ पर आ गई, अर्थात यहाँ पर ये एन था और ये एस था। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी वो इधर से निकल रही थी, अर्थात साउथ से निकल रही थी और नॉर्थ में जा रही थी। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी वो साउथ से निकल करके नॉर्थ में जा रही थी। अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में आप लोगों ने देखा होगा, जो क्षण चुंबक होती है उसमें देखा होगा आपने कि हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकल करके एस में जा रही होती हैं, एन से निकलती हैं एस में जाती हैं, मतलब नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाती हैं। लेकिन यहां पर क्या देखा गया कि साउथ से निकल करके नॉर्थ में जा रही थी, साउथ से निकल करके नॉर्थ में जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ अभी हम समझाने वाले हैं। मैंने यहां पर क्या माना है, तो इसलिए माना गया कि यहाँ पर जो पृथ्वी के भीतर क्या है, एक चुंबक रखा हुआ है, बार मैग्नेट रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा, पृथ्वी के गर्भ में एक बार मैग्नेट है बहुत ही बड़ा, जो क्या कर रहा है, यहां से मान लिया इसका ये जो एस है और ये एन है, यहां से क्या होता है कि यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और इधर घूम करके इधर आती हैं साउथ में। तो हम एक्चुअली देखें तो ये नॉर्थ से निकल रही है। मैग्नेट जो इसके भीतर रखा हुआ है, अगर हम कल्पना करें इसके भीतर मैग्नेट की, केवल कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं थी मैग्नेट कोई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कल्पना करें पृथ्वी के भीतर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो जिसका नॉर्थ पोल इधर साइड में है, नॉर्थ पोल से निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं, और ये निकल करके जब पृथ्वी से बाहर निकलती है तो हमें लगता है साउथ से निकल रही है। वास्तव में चुंबक के भीतर से निकल रही है वो नॉर्थ से ही और साउथ पर जा रही है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जब इस तरह से निकल करके इस तरह से आती हैं, यहाँ पर आती है, तो हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक जो निडल है हमारी, जो चुंबकीय सुई है, वो दो स्थानों पर बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है, बिल्कुल लंबवत हो जाती है पृथ्वी के सरफेस से। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर देखा हमने कि पृथ्वी का ये सरफेस है और इस सरफेस के लंबवत बिल्कुल ये निडल रखी हुई है, 90 अंश का कोण बनाती हुई। ठीक है, तो दो स्थानों पर ऐसी कंडीशन हुई कि दो स्थान ऐसे पाए गए जहां पर चुंबकीय सुई बिल्कुल पृथ्वी के सरफेस से लंबवत हो गई। ठीक है, तो उन स्थानों को
हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो उन स्थानों को हम क्या कहेंगे, इसको ध्यान से देखना है। यहां से जिस जगह पर ये लंबवत होती है और जिसका एस सिरा पृथ्वी की ओर होता है, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक नीडल के दो सिरे हैं, एक एन है एक एस है। इसमें से जिस जगह पर मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है और मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, यहां पर मैंने दिखा दिया, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का सरफेस का तल ये हुआ, पृथ्वी का तल ये हुआ, और इस तरह से ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। इसका एन पोल ये है और एस पोल ये है। तो हमने देखा कि जिस ये पृथ्वी का सरफेस है और जिस तरफ पृथ्वी के सरफेस की ओर अगर एस पोल है तो उसको हमने कहा साउथ। क्या कहा, साउथ है, मतलब ये साउथ पोल कहा गया। साउथ पोल मतलब हम कह सकते हैं जैसे दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से बात को समझिए, मैंने क्या कहा है, ये पृथ्वी का सरफेस था, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके इधर आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना है कि ये जब हमने चुंबकीय सुई यहां पर रखी है तो चुंबकीय सुई पृथ्वी के सरफेस के जस्ट लंबवत हो गई। अब लंबवत तो हुई, तो कौन सा सिरा इसका पृथ्वी की ओर है, कौन सा सिरा बाहर की ओर है। तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक नीडल जो हमने रखी है उसका एस सिरा जो है, एस सिरा वो पृथ्वी की ओर है और एन सिरा बाहर की ओर है। तो अगर एस सिरा पृथ्वी की ओर है इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव कहा गया, साउथ पोल कहा गया। एस का मतलब है साउथ, ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, साउथ पोल है। ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। और साउथ पोल कैसा है, मैग्नेटिक साउथ पोल, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम एस एम कह सकते हैं। क्लियर है, मैग्नेटिक साउथ पोल ये हमारा है। अब जिस तरफ, अब आगे चल करके जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर भी ये लंबवत हुई, क्योंकि देखिए ये पृथ्वी का सरफेस है और यहां पर ये इस तरह से सुई रखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर जब सुई देखा गया तो पृथ्वी के जस्ट लंबवत रखी थी, तो इस कंडीशन में यहां पर पृथ्वी की ओर कौन सा सिरा था निडल का, तो देखा गया एन जो सिरा था वो पृथ्वी की ओर दिष्ट था। इसका मतलब था कि इसको नाम दिया गया नॉर्थ पोल। क्या दिया गया, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव मिल गए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना बच्चा, अगर ध्यान से नहीं समझे तो आप कॉन्सेप्ट को छोड़ दोगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैंने क्या अभी तक बताया है, मैंने बताया है कि पृथ्वी से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और निकल करके इस डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। हमने चुंबकीय सुई ली और देखा, चुंबकीय सुई को रख करके बहुत हर जगह पर रख करके देखा, तो जब हर जगह पर रख करके देखा तो चुंबकीय सुई का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। कहीं पर चुंबकीय सुई ऐसे रखी थी तो कहीं पर थोड़ी ऐसे झुकी थी, कहीं पर और झुकी थी, कहीं पर और झुकी थी, कहीं पर बिल्कुल लंबवत हो गई थी, इधर भी कहीं पर एक जगह लंबवत हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा देखा गया, तो यही मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कहीं पर मैग्नेटिक निडल बिल्कुल ही लंबवत है और कुछ एक जगह पर जाकर के बिल्कुल समांतर भी हो जाएगी, फिर आकर के यहां पर फिर लंबवत हो जाती है। तो जहां पर ये लंबवत होती है वहां पर की अगर हम बात करें, लंबवत होते समय यदि इसका एस सिरा ऊपर की ओर है, मतलब पृथ्वी की ओर है, नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर का मतलब है नीचे की ओर, ठीक है। अगर एस सिरा पृथ्वी की ओर है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। और जब हमारा सिरा ये नीचे की ओर होगा, मतलब पृथ्वी की ओर होगा एन सिरा, तो उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो अभी हमें यह पता चल चुका है कि ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव क्या है। दक्षिणी ध्रुव क्या है, एस एम, उत्तरी ध्रुव क्या है, एन एम, ठीक है। तो ये कैसा दक्षिणी ध्रुव है, किसकी बात करें, मैग्नेटिक साउथ पोल है, मतलब दक्षिणी ध्रुव है कैसा, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और ये कैसा है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। हमने चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को समझाया, ठीक है। अब देखा जाए, जो पृथ्वी है हमेशा स्थिर तो रहती नहीं है, रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है तो किस अक्ष पर घूमती है, तो जिस अक्ष पर घूमती है ये है हमारा घूर्णन अक्ष पृथ्वी का, ठीक है। ये घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष का जो ये वाला सिरा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं
साउथ पोल, यह जियोग्राफिकल साउथ पोल मतलब भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, और ये वाला जो पोल है यह है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। समझिए, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दो है दक्षिणी ध्रुव, दो है उत्तरी ध्रुव, एक है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, एक है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दूसरा है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो यहां पर मैंने क्या बताया है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कौन सा होगा, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और जहां पर प्रवेश करती हुई महसूस होती हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब जिस अक्ष में ये पृथ्वी घूमती है उन ध्रुवों को हम ले अगर, तो ये हो जाता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। कैसा, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव इसे बोलेंगे, और ये है हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, मतलब जियोग्राफिकल साउथ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये बातें आपको समझना है। अच्छा, ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, भौगोलिक नॉर्थ पोल ये है, ठीक है, और ये भौगोलिक दक्षिण उत्तरी ध्रुव ये है, ये वाला भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये है और ये इधर साइड में है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो चुंबक है, हम मानेंगे जो चुंबक इसके भीतर रखा हुआ है उसका डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे नहीं रखा हुआ है, इस तरह से चुंबक नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, जिसमें से थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। ये कितना डिफ्लेक्शन है, तो बताया जाता है ये इस समय 11.3 डिग्री का है, मतलब 11.3 अंश का डिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है, अंतर रहता है इनके बीच का। ठीक है, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 11.3 अंश का कोण बनता है। और बच्चा याद रखना, ये कोण समय समय पर बदलता रहता है। समय समय पर बदलने का मतलब है इतनी जल्दी नहीं बदल जाएगा कि 3-4 दिन में बदल जाएगा, साल 2 साल में बदल जाएगा, ये लाखों साल में थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, अब ये हमें पता हो चुका है, क्या क्या जान चुके हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने जो जाना है उसमें ये जानकारी ली है कि एनजी जो है, एनजी और एसजी ये क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है, भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव है। ठीक है, और एन एम था एस एम, ये क्या है, चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव। ठीक है, तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, समझ रहे हैं, और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव था, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। क्लियर। एनजी और एसजी, एनजी और एसजी क्या है, एनजी और एसजी ये क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब ये एनएम और एनएस क्या है, तो एनएम है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही बेहतर है। अब हम इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पर दोबारा एक बार इसको ड्रा करता हूँ। मान लिया ये पृथ्वी है, जिसका ये रहा हमारा, ये क्या है बताइए, नॉर्थ पोल है। कैसा, जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल है। कैसा, जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर चुंबक समझें, यहाँ पर चुंबक रखा हुआ, तो यहाँ से बल रेखाएं निकल करके यहाँ पर प्रवेश करती है, ऐसे ही तो महसूस होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, जो यहाँ पर हमारा एस एम होता है। एस एम क्या है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ पर एस एन है, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय, सॉरी एन एन एम, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो ये ध्रुव यहाँ पर है, हम कह सकते हैं इस तरह से हमने बना दिया। यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर एक मैग्नेट रखी हुई है, जिससे यहाँ से बल रेखा निकल करके यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम ये कहें, अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, लिख देते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं।
पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं हम देखें कहां से निकलती हैं, जो मैग्नेटिक साउथ पोल से निकल करके मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में इंटर करती है। ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं सदैव कहां से निकलती हैं, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं, ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। समझ गए? मतलब पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं कहां से जाती हैं, इधर से जाएंगी, इस तरह से ऐसे प्रवेश करेंगी। समझ रहे हैं ना? फील करिए आप। ठीक है, तो इस तरह से प्रवेश करते हैं, ये इस डायरेक्शन में जाती है, यहां से निकली और यहां पर इंटर करती है। ठीक है, ये इस तरह से आपको हमने दिखा दिया। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, और दो चीजें तो क्लियर हो गई हैं हमारे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय वाले और भौगोलिक वाले, इनको तो आप समझ गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं दो चीजों और हैं हमारे पास, कौन सी हैं? तो ध्यान से देखिए, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीचों बीच में अगर हम एक सरफेस लें इसके लंबवत, ठीक है, इसके लंबवत हमने एक सरफेस लिया, तो इसके लंबवत जब सरफेस लेंगे तो यहां पर हम देखेंगे इस वाले सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, इस वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष। मतलब ये हमारी पृथ्वी थी और ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था मैग्नेटिक। ठीक है, इनसे मतलब लंबवत एक सरफेस लिया है, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ को हम बोलेंगे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के लंबवत यहां पर लें, ये ऐसे है तो इसका लंबवत कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से ये पृष्ठ होगा। तो इस तरह से जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? तो इस पृष्ठ को बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ओके, चुंबकीय निरक्ष और भौगोलिक निरक्ष। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बताया है? अगर ऐसे एक सरफेस है, मान लिया ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव मैग्नेटिक वाला, तो इसका जो चुंबकीय निरक्ष होगा वो इस तरह से होगा, मतलब इसके लंबवत होगा। ठीक है, और जब ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इसका जो भौगोलिक निरक्ष होगा वो इस तरह से होगा, जस्ट इसके लंबवत रहना है। यहाँ पर इसके लंबवत रहेगा 90 डिग्री, यहाँ पर इसके लंबवत रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है ये भौगोलिक निरक्ष है और ये चुंबकीय निरक्ष है। तो इसीलिए हमने ये कहा, क्या कहा है, ये चुंबकीय निरक्ष है और ये भौगोलिक निरक्ष है। चलो, इतनी बात तो आपको पता चल गई होगी, भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष क्या है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखेंगे? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के लंबवत पृष्ठ को, ठीक है, क्या बोलते हैं? लंबवत ना लिख करके अभिलंबवत का है, मतलब बीचों बीच में जो लंबवत पृष्ठ होगा। ठीक है, अभिलंबवत पृष्ठ को क्या कहते हैं? चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। क्लियर है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के अभिलंबवत पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे?
भौगोलिक निरक्ष को, तो भौगोलिक निरक्ष को भी आप लोग लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव, ओके, तथा दक्षिणी ध्रुव के अभिलंबवत पृष्ठ को क्या कहेंगे, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ये बात क्लियर है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के अभिलंबवत पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय निरक्ष। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के अभिलंबवत पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, भौगोलिक निरक्ष। ये तो बात क्लियर है। अब एक बात आपको और हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या माना था, अभी हमने माना था कि यहाँ पर एक चुंबक रखी हुई है जिसे हम बार मैग्नेट मान सकते थे, और हम ये मान के चलते हैं, पहले ये थ्योरी आई भी थी कि इसके भीतर बार मैग्नेट होगी और उसी से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और उसी के कारण ये पृथ्वी जो है चुंबकत्व तो अपना शो कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। लेकिन वास्तव में ऐसा होना असंभव पाया गया। जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है, मैं अभी बताता हूँ। जरा आप इसे नोट करिए जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी होगी और पृथ्वी के भीतर जितने भी आप गहराई में चले जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब हम गहराई में पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर मतलब ताप बढ़ता हुआ चला जाता है। और धीरे धीरे जब हम पृथ्वी के बीचों बीच में पहुँचेंगे तो वहाँ पर ताप बहुत अधिक होगा, और ताप अधिक होने के कारण कोई भी बार मैग्नेट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का चुंबकत्व हो या चुंबक हो, वो अपना चुंबकत्व खो देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चुंबक है और वो अभी लोहे को चिपका रही है, लेकिन यदि आप उसको गर्म करेंगे, उस चुंबक को गर्म करें, तो धीरे धीरे उसकी चिपकाने की शक्ति मतलब उसका चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और यदि आप चुंबक को बहुत अधिक गर्म कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका चुंबकत्व का गुण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब हम ये माने कि अगर पृथ्वी के भीतर ये बार मैग्नेट रखा होता, जो अभी हमने कहा था कि इस तरह से बार मैग्नेट रखा हुआ है, N ये है, S ये है, ठीक है, इस तरह से अगर रखा हुआ है तो ये पृथ्वी के भीतर अगर उपस्थित है तो इसमें मतलब टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है इसके भीतर। अगर टेम्परेचर होता है बहुत ही अधिक ताप होगा, अगर बहुत अधिक ताप होगा तो इसके भीतर चुंबकत्व का गुण ही नहीं होगा, और जब चुंबकत्व का गुण है ही नहीं इसके भीतर तो ये हमें बाहर प्रदर्शित क्यों कर रहा है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिया गया ये कि ये जो चुंबकीय हमने जो क्षण मानी है, वास्तव में इसके भीतर कोई चुंबकीय क्षण हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के भीतर बहुत ही अधिक टेम्परेचर होता है। अधिक टेम्परेचर की वजह से होता क्या है कि उसके भीतर कोई भी पदार्थ स्थित नहीं रह सकता, मतलब बिना पिघले हुए नहीं रह सकता। अगर नहीं भी पिघलता है, जैसे चुंबक है, नहीं पिघले तो उसके भीतर चुंबकत्व का गुण तो समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होगा ही। तो कहा गया कि वहां पर कोई बार मैग्नेट जैसी कोई वस्तु नहीं रखी है, बल्कि वहां पर क्या है, अंदर बहुत सारे खनिज हैं जो मेल्टेड अवस्था में है, मतलब पिघली हुई अवस्था में है। समझ रहे ना, पृथ्वी के भीतर बहुत सारे खनिज दबे हुए हैं जो क्या है, किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। अब पिघली हुई अवस्था में है और वहां पर क्या है, बहुत ही हीट है, बहुत ही अधिक गर्मी होने के कारण, बहुत ही अधिक टेम्परेचर होने के कारण उन सभी मेल्टेड जो भी मेटल्स हैं, उन सारे के सारे मेटल्स के जो परमाणु उपस्थित होते हैं, वो सारे के सारे परमाणु उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत अधिक है, टेम्परेचर बहुत अधिक है। टेम्परेचर एक तरीके की एनर्जी ही होती है। अब वो टेम्परेचर वहां पर अधिक होने की वजह से उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं,
वो सारे के सारे उत्तेजित रहते हैं। उत्तेजन के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। अब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वहां पर बचता है धनावेश। क्या बचता है? धनावेश बचता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, धनावेश अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो पदार्थ हैं वो आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो आयनित हो जाते हैं। अब वो जो आयनित हैं, आयन का मतलब है एक तरीके से हम कह सकते हैं आवेश है, चार्ज है। अब वो चार्ज क्या करते हैं? पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कंटिन्यूसली रोटेट करती है, और पृथ्वी जब रोटेट करती है तो साथ साथ में वो भी घूम रहे हैं। घूमने का मतलब है वो भी गति कर रहे हैं। और जब कोई भी चार्ज गति करता है, मोशन की अवस्था में आता है, तो हमें पता है कि वो करंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? करंट बनाता है। मतलब वहां पर वैद्युत धारा बनती है। समझिए मैंने क्या बताया कि जो भी मेटल्स हैं पृथ्वी के भीतर वो मेल्टेड अवस्था में है, ठीक है, मेल्टेड कंडीशन में है, पिघली हुई अवस्था में है। वो सारे के सारे पिघली हुई अवस्था में किस लिए हैं? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऊर्जा बहुत अधिक है। उत्तेजन के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स उस पदार्थ को छोड़ देते हैं, मतलब परमाणु को छोड़ते हैं। परमाणु को छोड़ने की वजह से वहां पर आयन उत्पन्न हो जाते हैं। आयन का मतलब आवेश उत्पन्न होता है, और वो आवेश पृथ्वी के साथ ही साथ रोटेट होता है, चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से वहां पर वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी दो प्रकार से उत्पन्न होता था। एक तो कहीं पर चुंबक रख दीजिए, बार मैग्नेट रख दीजिए, तो बार मैग्नेट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा यह है कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग में बताया था, आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि अगर किसी भी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न होगा, एक तो बार मैग्नेट के द्वारा, और दूसरा जो तरीका है किसी भी वैद्युत धारा के द्वारा भी हमारा उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर जब करंट उत्पन्न हुआ, क्योंकि आयंस घूम रहे थे, आयंस के घूमने के कारण क्या हुआ? करंट जनरेट हुआ, करंट बना, और उस करंट ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया। आयन कैसे घूम रहे थे? तो हम कह सकते हैं ये हमारा मैग्नेट इसके भीतर नहीं हो सकता, बल्कि जो मेल्टेड अवस्था में बहुत सारे आयंस इसके भीतर उपस्थित हैं, वो इस तरह से चक्कर काट रहे हैं, वो इस तरह से चक्कर काट रहे हैं। मतलब ये इधर से गए, इधर से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे पृथ्वी रोटेट हो रही है और साथ में ही ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब ये रोटेट हो रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं जब ये धारा बनेगी तो इस तरह करंट प्रोड्यूस किया। हम कह सकते हैं कि ये एक लूप जैसा बना रहा है। अब ये लूप जैसा बन रहा है तो लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे होता है? इस तरह से होता है, इस तरह से तो होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं इसके भीतर से, और ये बाहर निकल करके यहां से निकली फिर इधर आती है, इधर से यहां से निकली फिर इधर आती है। तो ये इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं हमें मिल रही होंगी। अभी जो हमने कल्पना की थी कि इसके भीतर एक बार मैग्नेट रखा होता है, थोड़ा तिरछा जो रखा होता है, वो अब कल्पना हमारी गलत साबित होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से किसी भी बार मैग्नेट का चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसका मतलब वो बार मैग्नेट तो इसके भीतर हो ही नहीं सकता। इसके भीतर क्या है? तो इसके भीतर हमने ये सोचा कि इसके भीतर जो मेटेलिक आयंस थे वो मेटेलिक आयंस पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे थे, घूमने की वजह से करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट उत्पन्न कर रहे हैं, और उस करंट की वजह से यहाँ पर चुंबकत्व का गुण यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो ये अभी हमें पता चला है कि इसके भीतर कोई बार मैग्नेट नहीं है, वास्तव में इसके भीतर क्या है? करंट बन रहा है। अभी वास्तव में ये भी बिल्कुल प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक ये जहां तक सही माना जा रहा है, और इस पर अभी रिसर्च चल ही रहा है, और देखो हो सकता है इस पर और कुछ रिसर्च हो तो दूसरे परिणाम निकल के आएंगे। अभी तक ये माना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा, क्या समझा है? चुंबकीय अक्ष जान चुके हैं, चुंबकीय अक्ष, उत्तरी अक्ष और दक्षिणी अक्ष।
मतलब कहने का ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को हमने जान लिया है। उसके बाद में भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को जान लिया है। चुंबकीय ध्रुवों को हमने व्यक्त किया था NM तथा SM, मतलब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को हमने NM से व्यक्त किया था, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को हमने SM से व्यक्त किया है। और इसके बाद में हमने NG से किसे व्यक्त किया था? तो NG क्या था? हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और NS क्या था? हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सॉरी SM, ठीक है, SG सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको व्यक्त किया था, आपको अभी तक पता है। ठीक है, हमने ये भी जाना है कि निरक्ष क्या होते हैं, चुंबकीय निरक्ष और भौगोलिक निरक्ष, इसको भी अभी तक हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। देखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहती है, उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहता है।